टकली बहू और जादुई नदी। कुंदनपुर गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहा करता था। सूरज दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरा चिट्टा था, लेकिन उसकी पत्नी ममता दिखने में उतनी ही काली और टकली थी, लेकिन वह मन की बहुत ही साफ और अच्छी थी। वह हमेशा सबका ख्याल रखा करती थी, लेकिन सूरज की माँ फुलमतिया को ममता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो अपने बेटे सूरज की आसिमा नाम की एक लड़की से दूसरी शादी करवा देती है। आसिमा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसके लंबे सुनहरे बाल थे जो उसके कमर तक आते थे, और इसी वजह से आसिमा को अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझती थी, और उसके आते ही सूरज का भी व्यवहार ममता के प्रति पूरा बदल जाता है। अरे आसिमा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। सूरज की आवाज सुनकर ममता रसोई से भागते हुए बाहर जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ जी, मुझे बताइए। अरे तुम्हें किसने बुलाया? मैंने तो आसिमा को बुलाया था ना। दरअसल वो आसिमा अपने कमरे में तैयार हो रही है, इसलिए मैंने सोचा। उसी समय वहाँ पर आसिमा आ जाती है और कहती है, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सारा दिन बस तैयार ही होती रहती हूँ। मेरे पास और कुछ काम तो है ही नहीं, घर का सारा काम तो तुम अकेले ही करती हो ना। लेकिन आसिमा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम बस गलत समझ रही हो। अरे हाँ हाँ, मैं तो हमेशा गलत ही समझती हूँ, सच्ची तो तुम ही हो, इसलिए तो बार बार अपनी ये भोली सूरत बनाकर सूरज जी को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। आसिमा और ममता की इस बहस को देखकर सूरज गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे अब चुप हो जाओ तुम दोनों और मेरी बात ध्यान से सुनो। हमेशा यूँ छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने में मत लग जाया करो, और खास करके तुम ममता। लेकिन जी, मेरी भला क्या गलती है? यह सब तो आसिमा ने ही शुरू किया था ना। मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तुम चुपचाप से यहाँ से जाओ और अपना काम करो। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय भी बना देना। तुम्हें तो वैसे भी आजकल कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ बोलकर ही करवाना पड़ता है। पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती हो घर में। अरे अब तुम यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्यों देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। सूरज की बातें सुनकर ममता को बहुत ही बुरा लगता है और वह सर झुकाकर वापस से रसोई में चली जाती है। उसी समय सूरज आसिमा से कहता है, अरे आसिमा, अब तुम वहाँ गुस्से में क्यों खड़ी हो? चलो इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, आप बस अपनी उस काली कलूटी बीवी को समझा लीजिए कि वो मुझसे दूर रहे, वरना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है, अब तो गुस्सा छोड़ दो, और ये लो तुम्हारा गिफ्ट जो मैं खास करके तुम्हारे लिए लाया था। और हाँ, एक बात और, कल मुझे किसी काम से शहर जाना है, इसलिए तुम कल सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा सामान पैक कर देना, और उस ममता को इसके बारे में कुछ मत बताना। लेकिन क्यों? उसे क्यों नहीं बताऊं? अरे उस मनहूस का चेहरा देखकर मैं जब जब किसी काम से बाहर जाता हूँ, वो मेरा सारा काम खराब हो जाता है। सूरज की ये सारी बातें ममता सुन लेती है और उसका दर्द उसकी आंखों से छलकने लगता है, इसलिए वह चुपचाप चाय लेकर आती है और वहाँ पास ही रख देती है। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? तुमने अजीब सी शक्ल क्यों बना रखी है? कुछ नहीं जी। इतना कहकर ममता वापस किचन में चली जाती है और उसके अगले दिन सूरज सुबह सुबह शहर के लिए निकल जाता है और ममता चुपचाप अपने कमरे में खिड़की से यह सब देखती है और अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, और फिर वो अपने कामों में लग जाती है। जहाँ ममता घर के सारे गंदे बर्तन धो रही होती है, वहीं आसिमा और भी गंदे बर्तन लाकर ममता के आगे फेंक जाती है, और ममता बेचारी अकेले ही घर का सारा काम किया करती है। लेकिन आसिमा घर के कामों में उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं किया करती थी। तभी ऐसे ही एक दिन जब आसिमा अपने बाल संवार रही होती है, उसी समय ममता उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे आसिमा, लाओ, मैं तुम्हारे बालों में कंघी कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा एक भी बाल टूटना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारे ये सारे बचे कुचे बाल भी नहीं रहने दूंगी। उसी समय ममता आसिमा के बालों की कंघी करने लगती है और आसिमा के कुछ बाल खिंचाव की वजह से टूट जाते हैं। यह देखकर आसिमा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है,
अरे ये क्या, तुमने मेरे इतने सारे बाल तोड़ दिए? तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? तुम मुझे भी खुद की तरह टकली बनाना चाहती हो ना? रुको, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। उसके बाद आसिमा बड़ी ही बेरहमी से ममता के छोटे बालों को पकड़कर खींचने लगती है और ममता दर्द से कराहने लगती है, लेकिन आसिमा उसकी एक नहीं सुनती है और उसके सारे बाल आसिमा के हाथ में आ जाते हैं और वह कहती है अब आया ना मजा? अब तुम लग रही हो ना पूरी तरह से ईद का चांद। बहुत हो गया आसिमा, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा यह सुखी संसार। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी तुम्हारी जैसी औरत को भला कौन अपने घर में रखेगा? चलो निकलो यहाँ से। इतना सुनकर ममता रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। तभी उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे एक गुरुमा दिखाई देती है और उन्हें देखते ही ममता हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगती है। हे गुरुमा, आज इस जंगल में आपके दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। उसी समय वह गुरुमा कहती है, अरे बेटी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? गुरुमा, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता होगा, इसलिए आप कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने जीवन में खुश रह सकूं। क्यों नहीं बेटी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक नदी है, तो तुम वहाँ जाकर उस नदी में एक बार डुबकी लगा लो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे बेटी। जैसा आप कहें गुरुमा। इतना कहकर ममता उस नदी के पास चली जाती है और उसमें एक बार डुबकी लगा लेती है और उसके डुबकी लगाते ही ममता बिल्कुल दूध की तरह गोरी और उसके सर पे सुनहरे घने बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से ममता बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। यह सब देखकर ममता बहुत ही खुश हो जाती है और वह वापस से गुरुमा के पास आती है और उनसे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुमा, आज आपकी वजह से मुझे इतना सुंदर रूप मिल पाया है। अरे बेटी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे मन की सुंदरता है जो बाहर दिखाई दे रही है, और वह एक जादुई नदी है जो लोगों की मन की सुंदरता को बाहर दर्शाता है। इसलिए आज के बाद तुम्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा और तुम अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकोगी। गुरुमा की बातें सुनकर ममता अपने घर वापस चली जाती है और जब आसिमा ममता की इस खूबसूरती को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे लगने लगी? और तुम्हारे सर पे बाल, ये तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे आ गए? उसके बाद ममता आसिमा को उस जादुई नदी के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर आसिमा के मन में और सुंदर होने का लालच आ जाता है और वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, मैं भी उस जादुई तालाब में जाकर तुमसे भी ज्यादा सुंदर और गोरी होकर आऊंगी। फिर मैं देखती हूँ कि मेरी सुंदरता के आगे तुम कैसे टिकती हो। इतना कहकर आसिमा भी जंगल की ओर चली जाती है। अच्छा तो आप ही हैं वो गुरुमा? तो गुरुमा, क्या आप मुझे भी उस सुंदर होने वाली जादुई नदी के बारे में बता सकती हैं? क्यों नहीं बेटी, लेकिन तुम उस तालाब में सिर्फ एक ही बार डुबकी लगाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद आसिमा उस जादुई तालाब के पास जाती है, लेकिन आसिमा ज्यादा सुंदर होने के लालच में आकर एक बार की जगह कई बार डुबकी लगा लेती है, जिसके बाद उसका शरीर कोयले की तरह काला और सिर पर गिने चुने 2-3 बाल ही रह जाते हैं। यह देखकर आसिमा चिल्लाते हुए गुरुमा के पास वापस आती है और उनसे कहती है, अरे गुरुमा, देखिए ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो वहाँ पर सुंदर होने के लिए आई थी, लेकिन उस जादुई तालाब में डुबकी लगाते ही मेरा रंग रूप तो एकदम ही बदसूरत हो गया। बेटी, ये तो तुम्हारे मन का ही कालापन है जो तुम्हारे चेहरे के जरिए बाहर नजर आ रहा है, क्योंकि तुम एक बहुत ही घमंडी और लालची किस्म की औरत हो। इसलिए आज के बाद तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। गुरुमा की बातें सुनकर
आसिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रोते हुए अपने घर चली जाती है। और उस दिन के बाद से ममता खुशी खुशी अपने पति के साथ अपना जीवन बिताने लगती है और आसिमा को उसी तरह रहकर अपना जीवन जीना पड़ता है। जादुई मिट्टी के घर का जादू। रौनकपुर नाम के एक गांव में मंगू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी बिमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उनके 2 बच्चे थे, भोला और मिष्टी। मंगू जैसे तैसे मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था और वहीं बिमला भी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मिट्टियों के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचा करती थी और इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। तभी एक बार की बात है, गांव में एक भयानक तूफान आता है और उस तूफान में मंगू और उसकी पत्नी अपने जान से हाथ धो बैठती है और उनके जाने के बाद भोला और मिष्टी अनाथ हो जाते हैं। उनके पास अपने घर चलाने का भी कोई साधन नहीं होता है और धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां बिगड़ने लगती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे दीदी? इतना कहकर भोला रोने लगता है। उसी समय मिष्टी कहती है, भोला, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से खाना लेकर आती हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करो। उसके बाद मिष्टी बाहर जाती है और अपनी पड़ोस वाली चाची से थोड़ा सा खाना मांग कर ले आती है और अपने भाई को खिलाती है और कहती है, भोला, हम इस तरह से अपना जीवन नहीं गुजार सकते, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्यों ना मैं भी माँ की तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचूं? इस तरह से हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और हम लोग अपना घर भी चला पाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी आपके मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करूँगा। और उसके अगले दिन से मिष्टी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और भोला भी उसकी मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करता है। और जब वे लोग बाजार में उसे बेचने जाते हैं तो उनसे वह बर्तन कोई भी नहीं खरीदता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके मिट्टी के बर्तनों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती है। तभी एक दिन मिष्टी कहती है, सुनिए काका, आप हमसे ये मिट्टी के बर्तन खरीद लीजिए ना, हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और अगर आप लोग हमसे ये खरीद लेंगे तो हम आज खाना खा पाएंगे। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे मिट्टी के बर्तन, चल जा यहाँ से। अरे काका, एक बर्तन तो ले लीजिए ना। अरे तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये बर्तन और दोबारा मुझे परेशान किया ना तो ये तेरे सारे बर्तन उठा के तोड़ दूंगा। काका की ऐसी बातें सुनकर मिष्टी दुखी होकर अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी भोला मिष्टी से कहता है, दीदी, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा तो आज भी कोई बर्तन नहीं बिका, तो क्या आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा? नहीं भोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं न कहीं से आज खाना लेकर जरूर आऊंगी। इतना कहकर जब वे लोग जंगल के रास्ते से घर जा रहे होते हैं, उसी समय मिष्टी को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। भोला, मुझे लगता है कोई दर्द से करा रहा है, शायद उसे हमारी मदद की जरूरत है, चलो चल कर देखते हैं। उसके बाद वे दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत वहां पर बेहोश पड़ी होती है। अरे दादी माँ, क्या हुआ आपको? उसके बाद मिष्टी उनके मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारती है और कहती है, दादी माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। लेकिन दादी माँ, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटी, वो मैं बहुत दूर से आई हूँ और रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी। अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। दादी माँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती हो। लेकिन बच्चों,
तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? दादी माँ, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम लोग अनाथ हैं। हाँ दादी माँ, हम लोगों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हम लोग अपना पेट पालने के लिए ये मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचते हैं। तुम लोग बहुत ही बहादुर हो बेटे, जो इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हो। हाँ दादी माँ, हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी इस मेहनत को किसी को भी नजर ही नहीं आती। कोई हमसे ये बर्तन और खिलौने नहीं खरीदता दादी माँ। कोई बात नहीं बच्चों, अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। अब मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। उस वह बूढ़ी औरत मिष्टी के साथ उसके घर चली जाती है और कहती है, सुनो बच्चों, तुम लोग इस मिट्टी से एक सुंदर सा घर बनाओ और उस घर में अपनी जरूरत की सारी चीजें बनाना। पर क्यों दादी माँ? क्योंकि तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह मिट्टी का घर बनाना होगा। ठीक है दादी माँ। उसके बाद मिष्टी और भोला मिलकर एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाते हैं, जिसमें उनके जरूरत की सारी चीजें होती है। और जैसे ही वह घर बनकर तैयार हो जाता है, वैसे ही वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में बदल जाती है और कहती है, सुनो बच्चों, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, बल्कि एक जादूगरनी हूँ, और मैं तो बस तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम लोग पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। उसी समय वह जादूगरनी उस मिट्टी के घर को एक सुंदर और आलीशान घर में बदल देती है। यह देखकर मिष्टी और भोला बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, यह मिट्टी का घर तो सच में असली घर में बदल गया। हाँ दीदी, और वो भी इतना बड़ा घर। हाँ बच्चों, और यह कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि एक जादुई घर है, और आज से यह घर तुम्हारा है, और इस घर में तुम्हारी जरूरतों की सारी चीजें मौजूद है। तुम लोगों को किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब तुम लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। उसी समय वह जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और मिष्टी और भोला उस घर में जाकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ खाने पीने की और उनकी सारी जरूरत की चीजें मौजूद थी और अब उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती है। इस तरह से वे दोनों अनाथ बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।